नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं एक ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए। सबसे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की सुर्खियां। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में तेजी, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर चढ़े। ऑटो, एफएमसीजी, रियल्टी शेयरों में खरीदारी, लेकिन पूरे हफ्ते में निफ्टी 1% तो सेंसेक्स 1.25% फिसला। 80 के स्तर पर अड़ा रुपया आगे टूटने को तैयार नहीं। आज डॉलर के मुकाबले 89 रुपए 95 पैसे पर अटका भाव। गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश से भारी मुश्किलें। गुजरात में 17,000 लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया, तो महाराष्ट्र में बाढ़ से अब तक 100 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में भी बिगड़े हालात। कोरोना के बाद अब देश में मंकी पॉक्स का डर। यूएई से लौटे एक शख्स पर मिला पॉजिटिव। केंद्र ने हाई लेवल टीम भेजी। विदेशी यात्रा के दौरान बीमार व्यक्तियों से दूर रहने की सलाह। आज से पूरे देश में कोरोना का बूस्टर डोज फ्री। सरकारी केंद्रों पर 75 दिनों के लिए मिलेगी सुविधा। कोविन पर जाकर बुक किया जाए स्टॉल। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया का इस्तीफा मंजूर। रानिल विक्रमसिंघे बने कार्यवाहक राष्ट्रपति। 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का होगा ऐलान। प्रदर्शनकारियों ने मनाया जश्न। समंदर में हुई भारत की ताकत और मजबूत। नौसेना को मिला स्वदेशी वॉरशिप दूनागिरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया लॉन्च। चलिए खबरें अब देखेंगे विस्तार के साथ। सबसे पहले बात करेंगे बारिश की। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत देश के 8 राज्यों में बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बेहद बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के बड़े हिस्से के लिए ऑरेंज अलर्ट इस वक्त भी जारी है। इसमें पालघर, सतारा और पुणे शामिल हैं, जबकि मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नागपुर में घर से गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं चंद्रपुर में डूबे हुए घरों से 900 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। गुजरात में 8 जिलों के लिए आज रेड अलर्ट है। नवसारी में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 2 डैम ओवरफ्लो करने के बाद पूर्णा नदी में पानी बढ़ गया है। मुंबई हाईवे समेत कई रास्ते बंद करने पड़े हैं। इधर मध्य प्रदेश में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। छिंदवाड़ा में रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। कई गांवों में ऐसा कोई घर नहीं बचा है जो पानी में न डूबा हो। इधर तेलंगाना में 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कल भद्राचलम के पास गोदावरी नदी में पानी बढ़ने से यह कदम उठाना पड़ा है। राज्य के कई इलाकों में भारी बरसात की खबर है। इधर राजस्थान के झालावाड़ में भी 140 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हरियाणा के सोनीपत में कल एक बाजार में शेड गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और 17 लोग घायल हुए थे। तो अलग अलग राज्यों में यह है पानी की कहानी। तस्वीर आप देख रहे हैं नवसारी, जो कि गुजरात का शहर है। कल भी हमने आपको यहां से एक रिपोर्ट दिखाई थी और आज भी देखिए कोई खास अंतर नहीं आया है। पूरा शहर जलमग्न दिख रहा है। चंद्रपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर हर तरफ पानी ही पानी है। महाराष्ट्र का ये जिला इस वक्त पानी में जलमग्न है। मध्य प्रदेश में भी अब हालात बिगड़ने लगे हैं। इटारसी की तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर भी पानी पानी हो गई है जिंदगानी। तो करीब 8 राज्य ऐसे हैं जहां पानी का कहर टूटा है, लेकिन ये 3 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और अब मध्य प्रदेश में भी कई जिलों से बाढ़ की रिपोर्ट्स हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे गुजरात के नवसारी की। नवसारी के भाटा गांव में 70 लोग 48 घंटों से फंसे हुए थे। इनको एनडीआरएफ के जवानों ने एक ऑपरेशन में रेस्क्यू किया है। देखिए रश्मि शर्मा की रिपोर्ट। गुजरात में प्रकृति ने ऐसा कहर बरपाया है कि शहर दर शहर, गांव दर गांव कराह उठे हैं। देखिए इस वक्त हम हैं गुजरात के नवसारी जिले में। गांव का नाम है भाटा और इस गांव की क्या हालत हो गई है आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल हम एक बोट के जरिए एनडीआरएफ टीम के साथ भाटा गांव पहुंचे हैं और ये सफर बहुत खतरनाक है। देखिए जरा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे कई और भी बोट्स हैं यहाँ पर। एनडीआरएफ के जवान मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ते हुए तकरीबन 4 से 5 बोट भाटा गांव में यहाँ पर आपको भ्रमण करते हुए
दिख जाएंगी आगे बढ़ते हुए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर झोपड़ियां यहाँ पर तकरीबन जमींदोज होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। इस तरह के खबर है कि लगातार बारिश की वजह से कई मकान ढहने की कगार पर आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो लोग उस घर के अंदर हैं उनके लिए मुश्किलात कितने ज्यादा होंगे, वो किस हद तक वहां पर फंसे हुए हैं और कितना रिस्क, कितना खतरा है, उनकी जान कहीं ना कहीं सांसद में फंसी हुई है और जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि ये बाढ़ सिर्फ जल जमाव ही पैदा नहीं कर रही बल्कि लोगों की जान भी लील रही है। तकरीबन मौत का आंकड़ा 90 को छूने को है और जान माल का नुकसान हो रहा है। बड़ा नुकसान हुआ है इलाके को, गुजरात को। खास तौर पर हम गुजरात की बात करें तो नवसारी का बहुत नुकसान हुआ है। कई लोगों की जानें गई हैं और संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो मजदार पार करके आ चुके हैं हम यहाँ पर भाटा गांव और देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो लोग पानी में फंसे हुए थे, अपने घरों में कैद हो गए थे, उन्हें एनडीआरएफ के जवान उनका सफर रेस्क्यू करके इस बोट में बिठा रहे हैं। खतरा बहुत ज्यादा था। इन चेहरों पर आप खास तौर पर दो चीजें गौर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं गम भी है और तसल्ली है। तसल्ली इस बात की कि महफूज हैं, सुरक्षित हैं। गम इस बात का कि इस बारिश ने क्या क्या छीन लिया, आशियाने उजाड़ दिए। तो ये था नवसारी का भाटा गांव। यहां तो हमारी रिपोर्टर रश्मि पहुंची और आपको वो दृश्य दिखा दिए, लेकिन कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एनडीआरएफ की टीमें अभी भी नहीं पहुंची हैं और लोग फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की कवायद जारी है। बारिश इस बार आफत बनकर टूटी है। तस्वीरें सब बयां कर रही हैं किस तरीके से इस बार पानी ने अपना कहर ढाया। इंतजार रहता है हर साल मॉनसून का, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा गिरता है तो तकलीफें भी लेकर आता है। उसकी ये बानगी आपके सामने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देश में मंकी पॉक्स पहुंच चुका है। जी हां, पहला मामला केरल से मिला है। यूएई से लौटकर आए एक व्यक्ति में लक्षण पाए गए हैं और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी पुष्टि भी की है, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी यह पुष्टि कर दी है। देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला रिपोर्ट होने पर केंद्र सरकार भी इसे लेकर काफी सतर्क है। केरल में अब एक उच्च स्तरीय टीम को भेजा गया है। इधर केंद्र की तरफ से इस पर एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। गाइडलाइन में क्या कुछ कहा गया है, किस तरह के एहतियात बताए गए हैं, हमारे साथ है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, क्या कहती है गाइडलाइन, क्या सावधानियां रखनी है लोगों को? देखिए, देश में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि की जा चुकी है। केरल में मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति की पहचान की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये व्यक्ति दुबई में मंकी पॉक्स संक्रमित की संपर्क में आया था और देश में लौटने के बाद मंकी पॉक्स जैसे लक्षण इनमें दिखाई दिए और बाकायदा जांच के बाद इस मामले की पुष्टि की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक उच्च स्तरीय टीम को केरल के लिए रवाना किया जा चुका है। ये टीम केरल में पहुंच गई है और वहां की राज्य सरकार के साथ मिलकर जमीनी हालात का जायजा ये टीम लेगी। बाकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंकी पॉक्स को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई है। इन गाइडलाइंस में मुख्य तौर पर जो लोग विदेश में यात्रा कर रहे हैं उन्हें ये सलाह दी गई है कि वो किसी भी तरह से बीमार व्यक्ति की चपेट में ना आए। वहीं जंगली जीवों का मांस ना खाने की भी सलाह गाइडलाइंस में दी गई है। इसके अलावा इस बात का भी जिक्र किया गया है कि चाहे मृत या फिर जीवित जंगली जानवर हो, उनसे दूरी बनाकर रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये गाइडलाइंस के तौर पर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति विदेश से वापस लौट रहा है और अगर उनमें शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति को फौरन आइसोलेट किया जाए और जो इसकी टेस्टिंग और ट्रैकिंग है उसको बढ़ाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया दीपाली इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो मंकी पॉक्स का पहला मामला ये आगे ना बढ़े, जो एहतियात, जो गाइडलाइंस बताई गई हैं उनका सब पालन करें तो बेहतर। इधर देश में आज से कोरोना के वैक्सीन का बूस्टर डोज फ्री में लगना शुरू हो गया है, लेकिन ये सिर्फ
75 दिनों के लिए और सरकारी सेंटरों पर ही मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद देश के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन को मुफ्त में लगाया जा सकेगा, यानी जो प्रिकॉशन डोज जिसे कहते हैं। सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव पर यह सौगात लोगों को दी है। माना जा रहा है कि बूस्टर डोज की नहीं रहने से लोगों में उत्साह नहीं था, फ्री नहीं रहने से। अब कोरोना महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, कई देशों में एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण बन रहे हैं। ऐसे में ये फ्री बूस्टर डोज लोगों को उत्साहित करेगा कि वो जाकर इसे जल्द से जल्द लगवाएं। आइए अब देख लेते हैं कि आज बाजार का क्या हाल रहा। आज हफ्ते का आखिरी दिन था, कारोबारी हफ्ते का, जहां बाजार में 4 दिनों की गिरावट के बाद तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स आज 345 पॉइंट चढ़कर 53,761 और निफ्टी 111 पॉइंट चढ़कर 16,049 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज हल्की तेजी थी। सबसे ज्यादा खरीदारी आज हमने देखी है एफएमसीजी रियल्टी शेयरों में। वहीं सबसे ज्यादा दबाव बनाया मेटल, पीएसयू, आईटी शेयरों ने। वहीं पूरे हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस हफ्ते निफ्टी 1%, तो सेंसेक्स करीब 1.25% से ज्यादा टूटा है। वहीं निफ्टी बैंक में इस हफ्ते करीब 1.25% की गिरावट देखने को मिली है। रुपया 80 की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन आज के कारोबार में इससे आगे नहीं टूटा। हालांकि आज रुपया 6 पैसे कमजोर होके 89.94 पर खुला और इसमें करीब करीब हमने देखे 89.95 तक के स्तर डॉलर के मुकाबले, लेकिन बाद में रुपए ने वहां से रिकवरी दिखाई और अंत में कल के ही लेवल पर यानी कि 89 रुपए 88 पैसे डॉलर के मुकाबले ये बंद हुआ है। इधर मंदी की आशंका और डॉलर में रिकॉर्ड मजबूती से सोने चांदी की चमक फीकी पड़ती जा रही है। एमसीएक्स पर गोल्ड ने आज 50,000 का लेवल तोड़ दिया। वहीं कॉमेक्स पर भी सोना $1,700 के नीचे फिसल चुका है। एमसीएक्स पर सोना अभी भी 50,000 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। सोने के साथ चांदी में भी दबाव देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर चांदी 55,000 के नीचे फिसलती दिखी है। सोना 27 महीने तो चांदी 2 साल के निचले स्तरों तक लुढ़क चुकी है। तो इन सारी बातों के बीच अब बाजार में कौन से शेयर खरीदने का एक अच्छा मौका बन रहा। हमने देखा 4 दिनों तक गिरावट थी, आज एक रिकवरी आई जरूर, लेकिन बाजार में गिरावट पर अक्सर मौके बनते हैं। तो आज आवाज अड्डा में मॉनसून सेल पर करेंगे चर्चा। कहां लगी है मॉनसून सेल शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार मॉनसून सेल जरूर जुड़िए आवाज अड्डा में 7:57 पर। नतीजों का सीजन भी शुरू हो चुका है। एचडीएफसी बैंक के पहली तिमाही के नतीजे कल आने वाले हैं। कैसे हो सकते हैं नतीजे, बताने के लिए हमारे साथ आशीष वर्मा। तो आशीष, बड़ा बैंक है और नतीजों पर नजर रहती है, इसके क्या उम्मीद की जा रही है इस बार? देश के सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर लेंडर कल अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाला है और एक्सपेक्ट करिए हमेशा की तरह इस बार रोबस्ट प्रॉफिट्स होंगे। बिजनेस ग्रोथ लाइकली है कि वैसे ही कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी, लेकिन सब जानना चाहते हैं वो मर्जर रिलेटेड अपडेट्स क्या है, तो उस पर फोकस होगा। जहां तक हेडलाइन नंबर्स की बात है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनआईआई में 15% साल दर साल का उछाल, मुनाफे में करीब 22% का जंप, लेकिन स्ट्रीट वॉच आउट करेगी एनआईएम्स एक्सपेक्टेड है स्टेबल रहेंगे। इनफैक्ट पिछले 5 क्वार्टर से 4% से 4.1% के बीच एनआईएम्स हैं। इस बार भी इसी के रेंज में आपको नजर आएंगे। जहां तक स्लिपेजेस की बात है, सीएलएसए की एक रिपोर्ट देख रहे थे हम लोग, 3,500 करोड़ रुपए के स्लिपेजेस एक्सपेक्टेड, लास्ट क्वार्टर से 4,000 करोड़ से रिड्यूस होंगे। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 11% साल दर साल, 1% क्यू ऑन क्यू का जंप। एसेट क्वालिटी स्टेबल आपको नजर आएगी, जो लास्ट क्वार्टर की एसेट क्वालिटी थी वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। यहां दिक्कत 2, एक तो स्टॉक का परफॉर्मेंस साल के हाई से 20-22% कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। जब से वो मेगा मर्जर अनाउंस हुआ है तब से वो स्टेबलाइज हुआ नहीं, कमजोरी के साथ ही कामकाज कंटिन्यू। और दूसरी ज्यादा बड़ी दिक्कत, गोरे जो माल बेच रहे हैं, अपडेट आ गया है शेयर होल्डिंग पैटर्न का इस जून क्वार्टर का, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये है एफपीआई की होल्डिंग्स बताता हूं आपको। दिसंबर क्वार्टर में 37.5% था, मार्च क्वार्टर में रिड्यूस हो गए 35.6 और जून क्वार्टर में और होल्डिंग रिड्यूस हो गई, ये ताजी 32.3%। हर क्वार्टर
एफपीआई एफआईज की होल्डिंग इस कंपनी में रिड्यूस हो रही है। वो ज्यादा बड़ा पेन, लेकिन नंबर्स एक्सपेक्टेड कि डिसेंट मोमेंटम कंटिन्यू होगा। चलिए तो देखते हैं, अब ये थी उम्मीदें, कल कैसे आते हैं एचडीएफसी बैंक के नतीजे। लेकिन अब बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की। 26 जुलाई से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है। 4 कंपनियां इस नीलामी में हिस्सा ले रही हैं। अदानी ग्रुप की 5G स्पेक्ट्रम की रेस में एंट्री हुई है। देखिए अब इससे किस तरह से बदलेगा सिनारियो, ये रिपोर्ट। CNBC Awas and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. देश में 5G सेवाओं पर टेलीकॉम सेक्टर में गहमा गहमी शुरू हो गई है। इस बीच टेलीकॉम सेक्टर में एक नए खिलाड़ी की एंट्री भी होने जा रही है। 26 जुलाई को स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इस नीलामी के लिए 4 कंपनियों ने आवेदन किया है। इसमें 3 ऑपरेटर रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन इसमें हैरान करने वाली एंट्री हुई है अदानी ग्रुप की। हालांकि कंपनी के मुताबिक वो ग्राहक को मोबाइल सेवा नहीं देगी। कंपनी प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क बनाकर एयरपोर्ट्स की साइबर सिक्योरिटी मजबूत करेगी, साथ ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन को 5G की स्पीड देगी। कंपनी अपने डाटा सेंटर्स को 5G नेटवर्क के जरिए सपोर्ट करेगी। टेलीकॉम कंपनियों की संस्था COAI ने अदानी ग्रुप की एंट्री का स्वागत किया है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने एक बार फिर प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क के लिए टेक कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन किए जाने का विरोध किया है। कंपनियों के मुताबिक इससे टेक कंपनियों की टेलीकॉम सेक्टर में बैकडोर एंट्री होगी। टेलीकॉम कंपनियों के कारोबार पर असर पड़ेगा। जो 5G सर्विसेज है, 5G सर्विसेज से जो भी एडिशनल रेवेन्यू ये कंपनियां अर्न करेंगी, जो पब्लिक नेटवर्क्स हैं जैसे जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन या जो भी कंपनियां हैं ये अर्न करेंगी, वो रेवेन्यू उसका एक बहुत बड़ा सोर्स इंटरप्राइज सेगमेंट से आएगा। अगर उसी इंटरप्राइज सेगमेंट को अगर आपने फ्री में या बहुत कम स्पेक्ट्रम या बहुत कम खर्चे में वो और बाकी प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क्स को दे दिया, तो इनको फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये बेसिकली एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। सरकार को उम्मीद है कि कंपनियां इस नीलामी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और सरकार को इससे 80,000 से लेकर 1 लाख करोड़ तक की आय होगी। नीलामी के बाद अक्टूबर से देश में 5G सेवाओं की शुरुआत हो सकती है। असीम मनचंदा, दिल्ली। देश में इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट संस्थान है IIT मद्रास। तो वहीं IISc नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इधर मैनेजमेंट के लिए IIM अहमदाबाद नंबर 1 है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क आज जारी किया। डिटेल लेते हैं अपने संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, बताइए टॉप शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में कौन है अव्वल और कौन कौन से संस्थान शामिल हैं? जी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF शिक्षा मंत्रालय द्वारा हर साल जारी किया जाता है और ये अलग अलग शिक्षण संस्थानों के में पढ़ाई की क्वालिटी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके प्लेसमेंट का जो स्तर है उसके आधार पर इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग करता है। और इस बार की जो रैंकिंग है उसमें अगर हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करें या तमाम मानकों पे जो संस्थान सबसे अच्छे आए हैं उसमें IIT मद्रास का नंबर सबसे ऊपर है। उसके बाद नंबर आता है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर का, उसके बाद फिर IIT बॉम्बे का, फिर IIT दिल्ली का नंबर इसमें आता है। वहीं अगर सिर्फ हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सबसे ऊपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर पाया गया है। उसके बाद जो है JNU का नंबर आता है, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली का नंबर आता है, उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी और फिर अमृता विश्व विद्यापीठम। ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ पाई गई हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में फिर से नंबर 1 पे IIT मद्रास है, फिर IIT दिल्ली का नंबर आता है, फिर IIT बॉम्बे और फिर IIT कानपुर का नंबर आता है। वहीं अगर हम बात करें मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस की तो ABC यानी कि अहमदाबाद, IIM बैंगलोर और IIM कलकत्ता का नंबर 1, 2, 3 पे आया गया है। इसके अलावा अगर सिर्फ कॉलेजेस की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 कॉलेजेस टॉप 10 में पाए गए हैं। अगर टॉप 3 की बात करें मिरांडा हाउस है, उसके बाद फिर हिंदू कॉलेज का नंबर आता है, उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई का नंबर आता है। ये जो तमाम इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग की गई है ये मदद करेगी जो छात्र हैं, क्योंकि एडमिशन कई इंस्टीट्यूट्स में इस वक्त चल रहे हैं, तो जो इंस्टीट्यूशंस का चुनाव करने में ये छात्रों की काफ़ी मदद करने जा रहा है। राइट, तो ये थे देश के टॉप कॉलेजेस जहां पर एडमिशन के लिए सारे बच्चे जोर लगाते हैं और रैंकिंग वाइज हमें रोहन ने बताया। जवानी में विस्की ज्यादा रिस्की होती है और अपने देश में पीने का चलन बढ़ रहा है। हेल्थ जर्नल लांसेट की स्टडी की दिलचस्प और काम की बातें जानने के लिए देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। थोड़ी थोड़ी भी मत पिया करो। भारतीय नौसेना को नई ताकत से लैस एक और स्वदेशी युद्धपोत INS दूनागिरी मिल गया है। कोलकाता में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
P-17A स्टिल्थ फ्रिगेट दूनागरी को हुगली नदी में लॉन्च किया। इस युद्धपोत का निर्माण कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। दूनागिरी P-17A फ्रिगेट्स का चौथा जहाज है। ये बेहतर स्टिल्थ फीचर, उन्नत हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ फ्रिगेट्स के फॉलो ऑन है। दूनागिरी का नाम उत्तराखंड में एक पर्वत की चोटी के नाम पर रखा गया है। आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आपके लिए होगा कमॉडिटी स्पेशल। नमस्कार।